गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और आज प्रोग्राम का जो आगाज़ जिस इशू से हम करने जा रहे हैं, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर एक जंग की सूरत हाल है। बेचारे फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। एक मिलिटेंट ग्रुप है इजराइल की जानिब से, एक मिलिटेंट ग्रुप है अच्छा, ये जंग, इसको अगर जंग की जगह जीनोसाइड कहा जाए ना, पैलेस्टीनियन जेनोसाइड तो आप इस तरह कह सकते हैं ना कि जब आगे से कोई रिस्पांस आप फलस्तीनियों को टारगेट जेनोसाइड कर रहे हैं। इसलिए है कि जो निहत्थे लोगों को जिस तरह मारा जा रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। कल रात एक क्रिश्चियन अस्पताल में, क्रिश्चियन हॉस्पिटल में बम्बार्डमेंट की गई है इजराइल की जानिब से, और सैकड़ों तकरीबन 800-900 के करीब 800 के करीब फलस्तीनियों को शहीद किया गया है। जो लोग हैं 3000 लोग जख्मी हुए हैं। और जंग के उसूलों में से ये उसूल है जो कि पूरी दुनिया ने तय किया है कि हॉस्पिटल के ऊपर जंग के दौरान भी उसको टारगेट नहीं किया जाएगा। हॉस्पिटल्स को कभी भी किसी भी ग्रुप की जानिब से टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर किया जा रहा है। ये मनाजिर जरा देखें, जो हॉस्पिटल के जो मनाजिर हैं तबाही के, वो आपको दिखाते हैं। बच्चे पना लिए हुए थे अस्पताल में, सबके माइंड में यही था कि यार ये जगह तो महफूज जगह है, ये हॉस्पिटल है यहाँ पर जितनी मर्जी आपके अंदर हैवानियत हो, जितने मर्जी आप जालिम हो, लेकिन अस्पतालों पर कोई ऐसी बमबारी नहीं करता। आपको ये मनाजिर दिखाते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। डेविस्टेटिंग। आपने बच्चों की चीखें सुनी है, कैसे खून में वो लथपथ है। अब कितने बच्चे यतीम हो गए होंगे, कितने बच्चे मस्कीन हो गए होंगे, इसका जिम्मेदार अब कौन है? हॉस्पिटल के अंदर बम्बार्डमेंट करना, ये तमाम लोग जो कि वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर पनाह ले रहे थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो ज़ख्मी होते हैं जंग की सूरत हाल में, या तो ये जितने लोग हैं, इन लोगों ने इजराइल पर हमला किया है तो इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो बात समझ आती है। ये लोग तो खुद इस सब अजियत का शिकार हुए हैं। किसी ने इनसे पूछा है कि ये जंग करना चाहते भी हैं या नहीं? इस सदी में जुल्म की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती है। बड़े से बड़ा जो वैशी से वैशी पत्थर दिल इंसान भी होता है ना, ऐसी जगहों पर ऐसे बच्चों को देखकर उसका दिल भी पसीज जाता है। अगर आपसे हमास के मुजाहिदीन वो काबू में नहीं आ रहे हैं, अगर आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो सारा गुस्सा, सारी आपकी बर्बरियत इन मासूम बच्चों पर निकल रही है। अस्पताल के अंदर वो बच्चे खेल कूद रहे थे, और अस्पताल भी जब महफूज ना हो तो असल सवाल तो अब आलम यूनाइटेड नेशन से है ना, जो जितनी बड़ी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं और जितने वेस्ट के बड़े ममालिक हैं जो हर वक्त भाषण देते हैं, इंसानियत पर नहीं थकते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि जो जुल्म की ये जो दास्तान गुज़िश्ता रात रकम की गई है, इस पर अब देखते हैं ना कि आलमी बरादरी क्या देखती है। कोई भी नहीं बोलेगा। हाईलाइट्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। 34 बरस बाद ग्रीन शर्ट्स का अधूरा ख्वाब पूरा। कौमी फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मरहले में दाखिल। अगला टाकरा सऊदी अरब से। मौसम सरमा की आमद, क्या आम आदमी अब की बार ड्राई फ्रूट्स खरीद पाएगा? वायरल इन्फेक्शन या खाबे, शाहीन बीमार क्यों पड़ने लगे? और आपको बताएंगे कि पालतू जानवरों को हनूत कैसे किया जाता है। जनाब, ये है जी हमारी आज की हाइलाइट्स, जिन इशू पर हम बात करेंगे। और इन हाइलाइट्स में ना सबसे अच्छी जो खबर थी वो खेल के मैदान से शुक्र है, बहुत देर के बाद कोई खेल के मैदान से अच्छी खबर आई है। हम फीफा वर्ल्ड कप के लिए पूरी दुनिया की टीम्स चली गई हैं, लेकिन वहाँ पर फीफा की जानिब से हम क्वालिफाई नहीं करते। इतनी पिटिशंस दायर की गई थी कि हमारी जो टीम है, पाकिस्तान भी रिप्रेजेंट करना चाहती है, उसको भी मौका दिया जाए, लेकिन करप्शन, फिर उसके बाद हमारे बोर्ड पर बैन लगा हुआ था जिसकी वजह से नालायकी, नाअहली, सारी चीजें थी। लेकिन करप्शन भी थी। 34 साल के बाद बिलाखिर हमारी टीम ने फीफा के लिए क्वालिफाई किया है। नहीं, अभी क्वालिफाइंग राउंड के लिए हमने क्वालिफाई किया, उसके बाद आगे चल के वही है ना, पहला स्टेप तो हो चुका है ना। फीफा के लिए चले, पहली 34 साल के बाद कोई तो पेशकदमी हुई है, कुछ तो बेहतरी आई है। अब उम्मीद है कि इस दफा फर्स्ट टाइम हमारी पाकिस्तानी टीम भी फीफा वर्ल्ड कप, लेकिन हमारी टीम जब लियोनेल मेसी और इन सब के साथ खेलेगी, रोनाल्डो के साथ, तो नहीं, हमारे प्लेयर्स में भी टैलेंट तो है, लेकिन हम एज अ फैन खेल रहे होंगे उनके साथ। एज ए फैन खेले जो भी, लेकिन बट मेरा ख्याल है कि जिस तरह क्वालिफाई किया है, क्या पता हमारी टीम के अंदर
कितने रोनाल्डो हो, कितने लियोनेल मेसी हो, टैलेंट की तो कमी नहीं है। एब्सोल्युटली। हो लेकिन सकता है कि हमारे प्लेयर भी खुद को मनवाएं और इंशाल्लाह मनवाएंगे। खैर ये अभी तो दुआ मांगे कि ये रोनाल्डो और लियोनेल मेसी से पहले हमारी क्रिकेट टीम कोई काम कर जाए, उसके बाद इनकी तरफ आएंगे। अभी क्रिकेट तो टीम से उम्मीदें लगाना छोड़ दें, वर्ल्ड कप की तरफ आ जाएं फीफा के, क्योंकि क्रिकेट टीम के हवाले से तो बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, उनकी तो हमने कारकर्दगी भी फुटबॉल की तरफ से, लेकिन हाँ। फुटबॉल को लेकर जितना पाकिस्तान में क्रेज पाया जाता है और जिस तरीके से लोगों को वेलकम किया जाता है, देखिए फुटबॉल पूरे देखा जाता दुनिया है। में खेला जाने वाला खेल जो है फुटबॉल है। ये हमारे इंडो पार्क में ज़रा क्रिकेट को तवज्जो दिया जाता है और बहुत ज़्यादा इसको सुना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़े स्टेडियम्स है या सबसे बड़ा दुनिया का कोई खेल है तो वो फीफा वर्ल्ड कप है और वो फुटबॉल है। और उसके लिए पाकिस्तान का क्वालिफाई आगे इंशाल्लाह कर ही जाएंगे हम। आमिर महमूद पाकिस्तान साहब साबिक फुटबॉल कैप्टन पाकिस्तानी टीम के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आमिर साहब क्या कहेंगे, कितनी अहम डेवलपमेंट है कि 34 साल के बाद फाइनली अब उम्मीद की शमें रोशन हुई हैं, कोई उम्मीद जागी है कि कोई हमारी टीम भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो मुझे मौका दिया। और ये जो आप बात कर रहे हैं 30 इयर्स या 34 इयर्स के बाद जो है ना ये हमारी क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए कोई अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्वालिफिकेशन का प्रोसेस होता क्या है। जी ठीक है। उसमें बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, बीइंग अ फुटबॉल प्लेयर, मैं कोई 7 साल पाकिस्तान के लिए फुटबॉल खेला हूँ और जितने भी मेजर कॉम्पिटिशंस हैं दुनिया के फुटबॉल में, जिस लेवल तक भी पाकिस्तान खेल सकता था, जिसमें वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड है, ओलंपिक्स का है, एशिया कप है, एशिया कप का फाइनल राउंड है जिसमें टॉप 6 टीम्स जो हैं वो खेली थी बहरीन में, जिसमें हम 6th रहे एशिया में। तो मुझे ये मौका अल्लाह ने दिया कि मैंने वो सारे कॉम्पिटिशन जो है ना वो खेले हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि अगर हम कम्बोडिया को हरा के जो है वो अगले राउंड में जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि क्वालिफिकेशन होती कैसे है। बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे प्लेयर्स में भी और लोगों में भी। फीफा जो है उसके साथ कुछ 211 कंट्रीज जो हैं एफिलिएटेड हैं। अच्छा। यानी वो सब के सब चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप खेलें, तो वो सबको तो खिला नहीं सकती, तो क्वालिफिकेशन करके, क्वालिफाइंग राउंड करके जो है वो फिर टीम्स जो हैं वो आगे आती हैं। अब जो क्वालिफिकेशन हो रही है वो 2026 के वर्ल्ड कप की हो रही है। और वो वर्ल्ड कप फीफा का जो है इसलिए डिफरेंट है पिछले वर्ल्ड कप से कि इस दफ़ा उन्होंने जो टीम्स हैं वो 32 से 48 कर दी हैं। जो 2022 में हुआ कतर में, वहाँ 32 टीम्स ही ऑल टुगेदर सारी दुनिया से, और अब वो 48 है, नंबर बढ़ा दिया। अब चूंकि नंबर बढ़ा दिया है तो फिर उन्होंने जो उनके नीचे कॉन्फेडरेशन से, जैसे मैं बता रहा था 211 कंट्रीज को उन्होंने डिवाइड कर दिया है 6 कॉन्फेडरेशंस में। और उसमें से एक जो है वो एशिया है, हमारा जो एशिया है। इसी तरह अफ्रीका है, और इसी तरह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, और फिर ओशनिया। ये 6 ग्रुप्स जो है ना वो अलग-अलग करके फीफा ने सारी टीम्स को उनके रीजन्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया है। अब हर रीजन से कितनी टीम्स क्वालिफाई करके जाएंगी फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो 2026 में होने वाला है। एएफसी यानी एशिया से 8 टीमें जाएंगी, और अफ्रीका से जो है वो 9 टीमें जाएंगी, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से 6 टीम्स जाएंगी, इंक्लूडिंग जो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, जहां ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2026 का, वो भी उसमें शामिल होगी। इसी तरह यूरोप से 16 टीम्स हैं। अब वो क्यों है 16 टीम्स, ये फिर लंबी बहस हो जाएगी, इस पे फिर किसी दिन आप प्रोग्राम कर लें अगर, तो हम बात करेंगे। जी। और जो ओशनिया है उसमें से 1 टीम जाएगी। तो ये ऑल टुगेदर 48 टीम्स जानी है वर्ल्ड कप 2026 के लिए, क्योंकि नंबर जो है वो उन्होंने बढ़ा दिया। अब एशिया की अगर बात कर लेते हैं तो एशिया में ऑल टुगेदर 46 कंट्रीज हैं जो AFC, जो हमारी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, उससे एफिलिएटेड है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब इनके जो हैं वो 5 स्टेजेस पे 5 राउंड्स जो है ना वो खेल के आप क्वालिफिकेशन करते हैं। ठीक। उससे पहले भी हो जाती है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये वाला जो राउंड हम खेल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान, ये पहला राउंड है। फर्स्ट स्टेप। जी, फर्स्ट राउंड है, जिसमें 1 to 46 जैसे मैंने आपको बताया रैंकिंग है टीम्स की। उसमें जो 27 से 46 यानी जो लास्ट 20 टीम्स हैं रैंकिंग में एशिया में, वो आपस में एक दूसरे से खेल रही हैं। तो हमारा राउंड जो है वो बन गया कम्बोडिया के साथ। ये होम एंड अवे बेसिस के ऊपर होता है जी। इन 20 टीम्स में से 10 टीम्स क्वालिफाई करेंगी सेकेंड राउंड के लिए, हमने कर लिया। हमारा जो सेकंड राउंड है उसमें अब जो अगले राउंड में हमारे साथ आने वाली टीमें वो सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, ताजिकिस्तान है और पाकिस्तान है। सऊदी अरेबिया 57 रैंक करती है वर्ल्ड में,
अच्छा, मैं अपनी रैंकिंग भी आपको बता दूं, पाकिस्तान इस वक्त 197 नंबर पे है जी। और एशिया के अंदर जो है वो हमारा नंबर जो है वो नीचे 56 पे आ जाता है। तो हम काफ़ी नीचे रैंक की टीम है, इसलिए हमें ये पहला राउंड जो है वो खेलना पड़ा है। अगर हमारी टीम की रैंकिंग अच्छी होती तो हम 27 से ऊपर होती तो हम ऑलरेडी सेकंड राउंड में ही होते। बहरहाल सेकंड राउंड के अंदर जो है ये 4 टीम्स जो हैं वो आपस में होम एंड अवे बेसिस के ऊपर खेलेंगी, और इनमें से जो टॉप टीम है, इसी तरह और भी, यानी टोटल 36 टीम्स जो हैं वो सेकंड राउंड में होंगी। कुछ अपनी रैंकिंग की वजह से डायरेक्टली सेकंड राउंड में आ जाएंगी और कुछ क्वालिफिकेशन। बट आमिर साहब ये देखिए कि जो सेकंड राउंड अब हमारा होगा उसमें सऊदी अरब वर्ल्ड की टॉप क्लास टीम है, उसका क्लब इतना बड़ा है, पूरे रिसोर्सेज के साथ है, इतने बड़े बड़े रिनाउंड जो फुटबॉलर्स हैं वो उस क्लब का हिस्सा हैं, और फिर बाकी टीम्स भी हैं, तो हमारे लिए सेकंड राउंड बहुत मुश्किल नहीं होगा क्लियर करना? जी, मैं यही बताने लगा था आपको। सऊदी अरेबिया ने अभी 2022 के वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा, हिस्ट्री जो है ना वो बनाई है अर्जेंटीना को हरा के। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अर्जेंटीना को हराया है, और उनका रैंक जो है वो रैंकिंग फीफा में 57 है और एशिया में 5th है। पूरा जश्न मनाया गया था, सऊदी अरब की सड़कों पर लोग आ गए थे, बाकायदा छुट्टी का ऐलान किया गया था। इट वाज अ हिस्टोरिकल विक्ट्री जी। और उसमें ये जो बात कर रहे हैं कि ये पिछले 30-34 साल से जो है ना जी हम जीत नहीं सके, उसकी रीज़न ये है कि जब मैं भी खेलता था 94 का जो वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ था, उसका क्वालिफाइंग राउंड 93 में हमने खेला, तो हमारी रैंकिंग उस वक्त 141 थी जी, अभी 197 है। 141 की वजह से हम ऑलरेडी सेकेंड राउंड के अंदर थे, हम ऑलरेडी अगले राउंड में थे, और हमने वो क्वालिफाई खैर नहीं कर सके, लेकिन ये इस वजह से हम नीचे वाला राउंड खेल रहे हैं क्योंकि हमारी रैंकिंग जो है वो बहुत नीचे चली गई है। तो सेकंड राउंड के बाद फिर आपका थर्ड राउंड है, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका फोर्थ राउंड है, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर टॉप 8 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करके जो है वो वर्ल्ड कप के लिए जो है वो जाएंगी। लेकिन उसमें भी ये फॉर्मेट जो है ये स्पेशली फीफा ने वीक टीम्स के लिए बनाया है कि उनको भी मौका मिले कि वो जो है वो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वीक टीम्स आपस में खेल के अगर वो थोड़ी बहुत अच्छी हैं तो ऊपर चली जाएं और जाके जो है वो। अच्छा आमिर साहब, आप तो खुद भी फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। अब पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा वैसे तो हॉकी हमारी नेशनल गेम है, बट हमें कहीं नज़र नहीं आता है, कहीं उसकी वो स्पिरिट नज़र नहीं आती है कि हम संजीदा हैं इस गेम को लेकर। फुटबॉल के साथ भी यही वाला मामला है। क्या लगता है आपको, क्यों तवज्जो नहीं दी जाती इन गेम्स पर? जी, वैसे तो ओवरऑल जो स्पोर्ट्स का हाल है वो आपके सामने ही है। जिस तरह से पॉलिटिक्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है स्पोर्ट्स में, उसकी वजह से ये सारी जो है ना वो मेनली जो तबाही होती है। लेकिन फुटबॉल की स्पेशली चूँकि ये मेरा फील्ड है, उसकी मैं ज़रूर बात कर लूँ कि अभी पिछले काफ़ी अरसे से, यानी मैं अगर कहूँ कि 7-8 साल से पाकिस्तान में कोई फुटबॉल फेडरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फीफा ने बैन भी कर दिया था, आपने जिक्र भी किया अपने इंट्रो में। अभी इस वक्त एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी काम कर रही है और उनके अपने मफादात जो है ना वो वो ज़्यादा हैं, और टीम और फुटबॉल को प्रमोट करने में जो है ना उनका इंटरेस्ट बहुत कम है। अब आपको नज़र आता है ये नेशनल टीम खेल रही है, पाकिस्तान की टीम के मैचेस हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, अभी जो इन्होंने स्टीफन जो कोच लिया है इंग्लैंड से, उसका बहुत एक्सपीरियंस भी है साउथ एशिया में काम करने का, और उसने भी ये कहा है कि जब तक आप अपनी बेसिक्स ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे, देखिए अभी कोई लीग ही नहीं होती यहाँ पे, आपके कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, सिवाय एक नेशनल टीम के ऊपर काम करने पे आप कोई काम नहीं करते हैं। तो एनसी को ये जो मैंडेट फीफा ने दिया था कि आप टेक ओवर करें, मतलब बैन जब उन्होंने उठाया उसके बाद टेक ओवर करें और इलेक्शन कराएं, और जो भी फेडरेशन जो है वो इलेक्शन के थ्रू आए उसको हैंड ओवर कर दें फुटबॉल पाकिस्तान का, और वो फिर उसके ऊपर काम करें। तो पिछले 10 साल से तो कोई काम हो ही नहीं रहा ना जी, सर काम हो तो ही नहीं रहा है क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटीज का हिस्सा ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर महमूद साहब आपका। बट जो अच्छी खबर है, अल्लाह करे आगे सेकंड राउंड में भी हम क्वालिफाई करें, और जिसका ख्वाब हम बाकी टीमों को देखकर पूरा करते हैं, बाकी टीम्स को देखते हैं, हमारी पाकिस्तान की भी एक अपनी फेवरेट टीम हो जो फीफा खेले, और पाकिस्तान जीतना तो चलो बात की बात है, कम से कम इस इवेंट का तो हिस्सा बने ना। और ये बड़ी एक ऑनर की बात होगी। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। एक दफ़ा फिर से हम बात करेंगे फ़लस्तीन के मामले की, बल्कि इंसानी अलमिया की हम बात करेंगे कि आए रोज़ इज़राइल की तरफ से जो जुल्म सितम के पहाड़ और दास्तान रकम की जा रही है,
इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कल एक अमेरिकन निजात फ़लस्तीनी था, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि इजराइल दहशतगर्दी बंद करे तो अमन होगा, लेकिन अगर फ़लस्तीनी अपनी रेजिस्टेंस को ख़त्म करें तो फ़लस्तीन ख़त्म हो जाएगा। कितनी मैं कहता हूँ कि ये सुनहरी हरूफ से लिखने वाली ये बात है। अपनी बका की जंग लड़े हैं, सर्वाइवल की अपनी जंग लड़ रहे हैं। वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अब फ़लस्तीन पर जो अटैक हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, उसी पर बात करने के लिए डॉक्टर उसामा शफीक जो कि एक्सपर्ट है इस अफेयर पर, इंटरनेशनल अफेयर्स पर, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। मंसूर जाफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर जाफर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमें हमारे साथ प्रोग्राम में पहले भी हिस्सा होते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर उसामा आपकी तरफ पहले आऊँगी। जिस तरह से कल इजराइल की जानिब से एक हॉस्पिटल को टारगेट किया गया है, जिसके नतीजे में कोई 800 अफराद शहीद हुए हैं, जाम बहाकर शहीद हुए हैं, तो फिर ये क्या वेस्ट मीडिया को, अब जो बाइडन को, अब जो ब्रिटेन स्टेट है, या उनको ये नज़र नहीं आता कि क्या किया जा रहा है फ़लस्तीनियों पर इजराइल की जानिब से? बहुत शुक्रिया। असल में कल का जो वाक़या है उसके ऊपर तो पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है, और कल जितना भी मगरबी मीडिया था सिवाय एक दो चैनल्स के, उन्होंने इसकी पुरज़ोर मजम्मत की है। और ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है कि जबकि इस वक्त शायद अमरीकी सदर पहुंच चुके हैं इस मसले के हल के लिए उर्दन, और वहाँ पे उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुज़ाकरात करने थे। उसके बाद उनको इसराइल जाना था, और इस जंग बंदी के लिए शायद कोई कोशिश होती हुई नज़र आ रही। लेकिन लगता ये है कि इस कल के हमले ने जो कि हॉस्पिटल के ऊपर किया गया, और हॉस्पिटल भी वो कि जो कि बराह रास्त चर्च के ज़ेरे इस्तेमाल था, चर्च उसका इंतज़ाम करता था, और BBC जो बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारा है उसके दफ्तर से सिर्फ 500 मीटर के फासले पर था। तो उसके बाद लगता ये है कि मशरिक़ वस्ता में जो भी अमन की कोशिशें हो सकती थीं वो भी सबूतास हो चुकी हैं। जहाँ तक बात है मगरिब की, तो आपने ये देखा होगा कि अमरीकी सदर जो बाइडन से लेकर बरतानवी वज़ीर आज़म तक सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। लेकिन सवाल अब ये पैदा हो रहा है, ये कौन सा दिफा है कि जिसमें पहले एक हिजरत करते हुए कानवाई को निशाना बनाया गया, जिसमें 12 बच्चे, औरतें शहीद कर दिए गए, और बच्चे भी जिनकी उम्र 3 से 5 साल के दरमियान थी। और उसके बाद एक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इस्तेमाल स्कूल को निशाना बनाया गया कि जहाँ पे लोग शेल्टर की तलाश में, पनाह की तलाश में मौजूद थे। और ये इस सिलसिले का तीसरा वाक़या है कि हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। हम देखते हैं जब यही काम यूक्रेन के अंदर रूस ने किया था तो उसको जंगी जुर्म करार दिया गया था, और संगीन तरीन जंगी जुर्म करार देकर रूस के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे कार्रवाई की गई थी। जी बिल्कुल। लेकिन अब नज़र ये आता है कि इस मामले के ऊपर वो कि बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसकी मजम्मत की है, लेकिन कल जब इसराइली वज़ीर आज़म और उनके तर्जुमान का बयान सामने आया कि ये हो सकता है कि गज़ा की जानिब से किया जाने वाला मिसाइल हमला हो इसराइल पर, जो कि गज़ा में ही गिरे। सर बस उन्होंने बाद में ट्वीट्स को डिलीट कर दिया था, और जो बाइडन वैसे ही इजराइल के दौरे पर हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद ये कुछ घंटों के बाद ये वाकया पेश आ जाना, उन्होंने ट्वीट किए, डिलीट कर दिए। उससे पहले भी वो इतनी फेक वीडियोस का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने ट्वीट किए, जब उसके बाद रिएक्शन आया तो उन्होंने उल्टा फ़लस्तीन पर ही इल्ज़ाम डालने की कोशिश की कि हमास के शायद को रॉकेट वगैरह लगे हैं। मंसूर जाफर साहब, आप सर बताइएगा कि इन हालात के अंदर ईरान या कोई भी मुल्क बिल्कुल थोड़ी माइनर सी भी अगर वो कोई खिलाफ वर्जी करता है इंसानी हकूक़ की, या उन पर आलमी तौर पे सैंक्शंस लगा दी जाती हैं, पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इजराइल की तरफ से कल रात ये जो हॉस्पिटल पर इतना बड़ा अटैक किया गया है, 800 के करीब मासूम लोग अपनी जानों से गए हैं, आपको लगता है कि इसके बाद इजराइल पर कोई रिएक्शन आएगा, कुछ ना कुछ हो सकता है, या फिर ये सिर्फ मुसलमानों के ही खाते में आनी है चीज़ें? ये अभी तक तो जो सूरत हाल हमारे सामने है उससे तो यही चीज़ मुतरशह होती है कि इंसानी हकूक़ तो सिर्फ मगरबी दुनिया के हैं, उन्हीं के जानवरों के हकूक़ हैं, उन्हीं के इंसानों के हकूक़ हैं। जहाँ तक मुसलमानों का या उनके इश्यूज़ का ताल्लुक है, ना उनका कोई सियासी हक है, ना उनका कोई इंसानी हक। एब्सोल्युटली। इसी वजह से
गाजर मूली की तरह जो है वो काटे जा रहे हैं, और जो मगरबी दुनिया है उस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसराइल का ये जो मैं समझता हूँ कि जो इंतहाई बुज़दिलाना और शर्मनाक और जो उसका अटैक है ख़ासतौर पर एक हॉस्पिटल के ऊपर, ये मुझे लगता है कि इस इसराइल की जो जारे रियासत है उसके ताबूत में इंशाल्लाह आखिरी कील साबित होगा। इस हवाले से कि जिस अंदाज से पूरी दुनिया में ख़ासतौर पे जहाँ जहाँ उनके सफारत खाने हैं उन मुल्कों में, तुर्की, ट्यूनिस, तमाम जगहों पे जो है उर्दन, उनके बाहर जो मुजाहरे और पुरतशद्दद मुजाहरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से खुद जो बाइडन साहब को जो है जो उर्दन जाके जो 4 मुल्कों के सदर और उस वज़ीर-ए-आज़म को बिठा के उन्हें एक लेक्चर देना था, अब वो अकेले ही सिर्फ और सिर्फ अपने ये जो लापालक इसराइल है इसकी सरपरस्ती और दिलजोई के लिए वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और उनको यानी जिसे कहना चाहिए ज़रा बराबर भी कोई एहसास नहीं है कि उनके जो उनका जो एक आउटपोस्ट है मिडल ईस्ट के अंदर, उन्होंने कितनी बड़ी इंसानी जो है वो अलमिया को जन्म दिया है कि जंग के दिनों में दुनिया भर को ये दर्स देते हैं इंसानी हकूक़ का और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी का। तो मैं समझता हूँ कि अब उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि खित्ते के जो लोग हैं, अब जिस अंदाज से वहाँ एक बेदारी की लहर हमें ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों के हक़ में दिखाई दे रही है, वो एक इस कम से कम जितनी बड़ी तबाही हुई है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर है। लेकिन बात यही है कि अब इस चीज़ को जो है किसी मंतकी अंजाम तक ले जाना है, ज़रूरी है। ये मैं मंसूर साहब यही जो मंतकी अंजाम तक लेके जाना है, उसमें इंटरवेन अगर कर रहा है अमेरिका कर रहा है, उसमें अगर इंटरवेन कर रहा है रशिया की जानिब से ऑफ़र करवाई गई है कि प्यूटन कहते हैं कि मैं सालिस बन के और सुलह करवा देता हूँ। उससे पहले भी जो है वो मुआहदे तो इन दोनों के दरमियान हुए थे जिसको पूरा नहीं किया गया, लेकिन इसका रिज़ल्ट हमारे मुसलमान ममालिक क्यों नहीं इंटरवेन कर रहे कि उनमें कोई मुआहदा हो और वो आगे बढ़कर करें। खाली बैतुल मक़दस फ़लस्तीनियों का थोड़ी है या ईरान का या लेबनान का थोड़ी है कि उन्होंने इस चीज़ को आगे इंटरवेन करना है। एंड प्लस जो बाइडन जा रहा है इसराइल के अंदर, मौसम की तब्दीली आने वाली है, एक तो सर्दी की शिद्दत आएगी और फिर मज़ीद आगे मुश्किलात होंगी अगर जंग बढ़ी तो। यकीनन इस वक्त जो है खित्ते में हमें जो ख़ास तौर पे क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त थोड़ा सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और अरब दुनिया क्योंकि एक क्लोज डोर दुनिया है, वहाँ जिनके जमहूरी हकूक़ उस अंदाज से नहीं है कि लोग अपना गुस्सा और गम जो है वो सड़कों पर ज़ाहिर कर सकें। लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो अरब दुनिया ने और अरब मुल्कों ने इतना असला और इतना जो वो गोला बारूद इकट्ठा कर रखा है, इतने जहाज़ इकट्ठे कर रखे हैं, तो आया वो सिर्फ और सिर्फ उनके कौमी दिन पे रंग बखेरने के लिए फ़ज़ा में फ़लस्तीनियों को जो खून है वो इसी तरीके से गज़ा की और जो फ़लस्तीन की सड़कों पे जो बेहतर रहेगा। इसराइल जो है वो जंग के दूसरे ही रोज़ अपना एक बहरी बेड़ा भेज देता है और फिर उसके बाद दोबारा ऐलान करता है कि हम 2000 मैरीन्स के साथ एक और बहरी बेड़ा भेज रहे हैं। ज़ाहिर है उन्हें अपने जो यहाँ पे यहूदी आबादगार हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों की सरजमीन पर यह खंजर घोंपा है, उसकी हिफाजत के लिए वो तो खम ठोक कर सामने हैं। उन्हें ना कोई इंसानी हकूक़ की पासदारी का ख्याल है, ना उन्हें। लेकिन सर ये चीज़ें तो आपने मंसूर साहब जो बात कही अपनी जगह हैं, लेकिन उसामा साहब सर ये बताइएगा कि जो सऊदी अरब की क़यादत में हमारे सिपा सालार जनरल राहिल शरीफ साहब की सिपा सालारी के अंदर एक इस्लामी फ़ौज बनी थी, इस्लामी फ़ौज पूरी तरतीब दी गई थी, वो सर किस मरज़ की दवा है और हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ क्या मजम्मत की हद तक रखेंगे या मजम्मत से ज़्यादा कोई इससे बढ़कर भी कोई स्टेप लिया जाएगा? OIC है, उसका किरदार भी आपके हमारे सामने है, जिस तरह हम कंडेम कर रहे हैं वो भी कंडेम करते हैं। देखिए जी, मुसलमान ममालिक की जो फ़ौज बनाई गई थी वो भी उन्हीं रियासतों के ताबे है जिन रियासतों के हवाले से मंसूर जाफ़र साहब ने अभी तफसील से बताया कि वहाँ पे तो इजहार आज़ादी राय भी मौजूद है। लेकिन बहरहाल इस 7 अक्टूबर के बाद से पूरी मुस्लिम दुनिया में एक बड़ी शदीद किस्म की अपराइजिंग है, और कल के बाद से तो ख़ास तौर पर ये नज़र आ रहा है कि अब सूरत हाल शायद अरब हुक्मरानों के हाथ में भी ना रह सके। लेकिन फिर मैं दोबारा उसी जानिब आऊँगा कि बजाय इसके कि मुसल्लह जत्थे इस हवाले से कोई काम करें, ये रियासतों की ज़िम्मेदारी है, उनकी अफवाज की ज़िम्मेदारी है कि जो भी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं उनको रुकवाएँ, और जारह जो भी है
उसको रोकने के लिए अपना पूरा किरदार अदा करें, वरना इस खित्ते की जंग अगर ये फैली तो ये सिर्फ न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि मगरिब को भी अपनी लपेट में रह देगी, क्योंकि यहाँ पर भी मगरिब के अंदर भी लोगों के अंदर बड़ी शदीद किस्म के जज्बात पाए जाते हैं। और इसका मुजाहरा आप देख चुके हैं कि लंदन में जो मुजाहरे हुए, और रात में जब इसराइल ने बमबारी शुरू की गज़ा के ऊपर, तो रात के 4 बजे लंदन की सड़कों के ऊपर जो बरतानवी सिफारत खाना है उसके बाहर इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए कि कई सड़कों तक फैले। जी। तो ये इतना आसान काम मगरिब के लिए भी नहीं है कि वो ये समझे कि हम खामोश होकर यहाँ पे बैठ जाएंगे और यहाँ पे उसका कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आए। बिल्कुल ठीक है। अब मंसूर जाफर साहब, मैं क्विकली चाहूँगी कि आप इस पर रोशनी डालें कि अब बाइडन जो दौरा करने जा रहे हैं, क्या अखज़ किया जा सकता है, इस पर कोई जंगबंदी होगी? जी, जो उन्होंने यहाँ पे मीटिंग शेड्यूल की थी उर्दन में फ़लस्तीनी सदर के साथ और उसके साथ उर्दन के शाह और इसके साथ मिस्र के सदर के साथ, वो मीटिंग तो अब उर्दन ने कैंसिल कर दी है कि बाइडन साहब तशरीफ़ ना लाएं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा बरंगेजता हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन बाइडन साहब जो है, उनकी ढिठाई का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि उन्होंने अपने इस दौरे को इंटैक्ट रखा है और सिर्फ इसराइल तक और इसराइली लीडरशिप के साथ इजहार यकजहती या उनके साथ तालमेल जो है और ख़बरें इस अंदाज से मीडिया में फैलाई जा रही हैं कि बाइडन साहब जो हैं वो इसराइली क़यादत से बड़े सख्त सवाल करेंगे। तो बाइडन साहब को सख्त सवाल करते हुए पहले क्या उनके मुंह में घुंघरियां पड़ी हुई थी या उन्हें इस हवाले से कोई खर्चा था? नहीं, इससे ज़्यादा क्या हम इस बात पर यकीन करें कि सख्त सवाल करने के लिए बजाय कि नेतन्याहू को बुलाएं, वो जनाब खुद जा रहे हैं। ये इससे ज्यादा क्या सबूत होगा? इन हालात के अंदर भी अगर बाइडन जाते हैं तो इसका ये मतलब है जो रात भी जो अटैक हुआ है वो इस सबको सेकंड कर रहे हैं, इसकी हिमायत और सरपरस्ती हासिल है। और ये पहली दफा तो हुआ नहीं है। अमेरिका इराक के अंदर देख लें, अफगानिस्तान में देख लें, अमेरिका की तो पुरानी रीत है। सब कुछ बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब आपका, डॉक्टर उसामा साहब आपके भी वक्त का शुक्रिया। असल है कि अमेरिका से उम्मीद रखना भी ऐसे ही है कि जैसे हम किसी बुतों से उम्मीद रख रहे हैं, और इन हालात के अंदर मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के अलावा कोई दूसरा चारा दिखाई नहीं देता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये जो इतना ज़्यादा इशू बना हुआ है गज़ा पट्टी के ऊपर, एक जानिब फ़लस्तीन है, एक जानिब इज़राइल है, और इस वक्त जो है वो तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आती कि आखिर पूरी दुनिया एग्जैक्टली है क्या, क्यों आखिर इस पट्टी पर अपना जो कब्ज़ा करना चाहती है, वजूहात क्या है। 5 ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, एक हमने रिपोर्ट तैयार की है जिसको अगर आप देखेंगे तो हकीकतन ये मसला आपको समझ आ जाएगा। वो कौन सी मूवीज़ हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहेंगे। और जनाब, सर्दियों की आमद है, सर्दियां बल्कि आ चुकी हैं और गुज़िश्ता 2 रातों से बड़ी प्यारी वाइब आ रही है ना। सर्दियां जब आती हैं ना, सर्दियों में सबसे अच्छी चीज़ मेरा ख्याल है सर्दियां विंटर्स सबकी ही पसंदीदा होती हैं। 2-3 चीज़ें हैं हमें। एक तो सर्दियों में आपको ड्रेसिंग करने का, सूटिंग का बहुत मज़ा आता है। ज़बरदस्त ड्रेसिंग होती है आपकी। फिर उसके अलावा जो सर्दियों के खाबे हैं, खाने हैं, मज़े के फिश है, नट्स हैं, कॉफ़ी है, एग्जैक्टली। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो एग्जैक्टली, और प्रॉन्स, सी फूड, आप सी फूड का बहुत मज़ा। क्या चीज़ें हैं जो सर्दियाँ में। अच्छा, गर्मियों के फूड की अपनी क्वालिटीज़ हैं और अपने मज़े की आइटम्स हैं। फ्रेश जूसेस मिलते हैं, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मिलता है, आप फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं। और सर्दियों का विंटर सीजन का इतना मजा है। मेरा ख्याल है इसलिए सबके आइडियल है क्योंकि इसके अंदर वैसे ही पाकिस्तान में नो स्वेटिंग, नो गर्मी एट ऑल। स्वेटिंग के अलावा ये है कि तो बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए आती है ना, तो हम कहते हैं जितना इनसे फायदा उठाना है उठा लें। और सर्दियों में शायद ही कोई एक आधा ऐसा वीकेंड हो जिसपे किसी फंक्शन पे ना जाना हो, शादियां होती हैं। नहीं, वैसे यूजुअली बड़ी खामोश कहते हैं, सर्दियों की रातें बड़ी खामोश होती हैं। एक तो लंबी होती हैं, बड़ी खामोश सी होती हैं। नहीं, खामोश होती हैं। फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, सर्दियों में वेडिंग सीजन, एग्जैक्टली वेडिंग से। लेकिन अब भी जितनी महंगाई है ना, बहुत ही कम लोग हैं जो अब वो उस तरह से लेविश कोई वेडिंग अफोर्ड कर सकते हैं। मिडिल क्लास तो नहीं कर सकता। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। क्योंकि वजह यह है कि आप ये लग्जरी आइटम है, लग्जरी आइटम है। बल्कि चिलगोज़े के बारे में तो लास्ट टाइम कहा जाता था कि चिलगोज़ा जो है ना एक स्टेटस सिंबल बन चुका था, और ऐसा ही है। आप अभी बादाम लेने के लिए जाएं, अच्छा पीनट्स तो चलो फिर आपको मिल जाएंगे, आपको 2000, 3000 एक किलोग्राम आपको इतने में बादाम मिलेंगे।
आमंड जो कि अच्छा है कि आप वो खाएं, वो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं। फिर उसके बाद बाकी अगर आप दूसरा कोई किसी किस्म के नट्स लेने जाएंगे, अच्छा ये पिस्ता ये और तो ये अच्छा, चीज़ें फिर तो ड्राई बड़ी फ्रूट्स है ना, जो expensive हो गई। बेसिक कमोडिटीज हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो फिर लग्जूरियस आइटम्स में आते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ किरण खान इस्लामाबाद से मौजूद हैं, शिराज निसार भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को न्यूज़ मॉर्निंग में खुशामदीद कहते हैं। तो लेडीज फर्स्ट का कुलिया अपनाते हुए किरण की जानिब किरण पहले चलते इतने हैं। कि मैं वही कह रही हूँ, किरण नट्स के आगे खड़ी हैं। जल्दी से पैक करवा के हमें भेज दें। मैं बता रही अच्छा, वो हूँ कि खुद यहाँ ना पर खाएं, आप बाहर आपके लिए भेजें। मैं वही वाह। कह रही हूँ, यहाँ पर ठंड जो है ना बड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लगती लेकिन है। जहाँ पे वो मैंने है ना, वहाँ रात पे को ठंड 2 ज्यादा है। ब्लैंकेट सोच देख लो कि मुझे ठंड लगती है। तो जल्दी भेजने से पहले किरण जरा ये भी बता दें कि रेट्स क्या हैं, कीमतें कहाँ तक पहुंची हैं ड्राई फ्रूट्स की। गुड मॉर्निंग फिजान मुजाहिद। और यहाँ पे अगर मैं आपको रेट्स के हवाले से तो मैं बताऊंगी सैयदों की आमद से पहले जैसे सबको ही पता है कि ड्राई फ्रूट्स की जो मांग है उसमें इजाफा होता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है अगर इनकी कीमतें जो मैं आपको बताऊंगी तो पता चलेगा जैसे मुतवसत तबका तो इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो सकता। यहाँ पर आप जितने ड्राई फ्रूट्स देख रहे हैं बज़ाहिर एक एक करके अगर मैं आपको इन चीज़ों के रेट्स बताती चलूँ तो बादाम की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो बादाम के जो रेट्स हैं वो तकरीबन जो है 2500 से स्टार्ट होकर 5000 तक जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ डिपेंड करता है कि कौन सा बादाम ले रहे हैं। छिलके वाला अगर आप बादाम ले रहे हैं साबित बादाम तो वो आपको जो है 2000 से 2500 में मिल जाएगा। इसी तरीके से जो बिना सिर्फ गिरे वाला बादाम है अगर वो आप ले रहे हैं तो 3600 से 3000 4000 में। इसी तरह से जो अखरोट हैं वो आपको 800 से 1000 रुपये में मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महंगा इस वक्त है वो चलगोज़ा है। चलगोज़ा आपको जो छिलके वाला है वो आपको 10,000 में मिल जाएगा, लेकिन जो ऐसे छिला हुआ बिल्कुल साफ कंडीशन में आपको है वो 14,000 रुपये में मिलेगा। आप सोचें कि एक गरीब आदमी 14,000 का कैसे ले सकता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे चीज़ों की बात करें, खुश्क अंजीर ये जो मेरे आप हाथ में देख रहे हैं ये 3600 रुपये से लेकर 6,000 तक में दस्तयाब हैं। इसी तरीके से जो खुश्क खुबानी है वो भी 2000 तक जाके पहुंच चुकी हुई है। और शहतूत की बात की जाए तो ये 800 रुपये में दस्तयाब है। तो ये तो इस वक्त इनके रेट चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये सर्दियाँ भी गरीब जो आदमी हैं वो सिर्फ मूंगफली पे ही गुजारा करेंगे। जैसे आपने वो भी बता दी है ना, मुझे लगता है यहाँ हमारे हिस्से में मलोक आएंगे वो काले नहीं, सबसे यहाँ पे आखिर में मजे की बात जो किरण ने की है ना कि मूंगफली ही खाएंगे हम सारा दिन या मूंगफली पे ही गुजारा करें। लेकिन वो जो में ना वैसे भी मैं आपको बताऊं उसके अंदर अल्लाह ने बरकत ही बहुत डाली है। नहीं आपको याद है ये वो भी नाम ही नहीं लेती मूंगफली तो छोड़े, वो भी बड़ी आप सर्दियाँ आने तक महंगी हो जाएगी। वो जो पठान लगा के चने और वो कर रहे होते हैं ना रेत में गरम गरम, मुझे लगता है कि वही 50-100 रुपए की लेके हमें वही खानी पड़ेगी। शिराज निसार की जानिब चलते हैं। शिराज साहब, आप भी ड्राई फ्रूट की दुकान के बाहर खड़े हैं, तो वैसी ही कीमतें हैं इस्लामाबाद की तरह या यहाँ पे आपको लग रहा है कोई कीमतों में कमी हुई है? लाहौर में थोड़ी चूँकि सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, तो कीमतों में थोड़ा सा फ़र्क हो। वजाहत एंड फिजा गुड मॉर्निंग। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जिस तरह किरण ने बताया इस्लामाबाद में तो बहुत ही सस्ते हैं रेट लाहौर की निस्बत जो है। अगर आपने ड्राई फ्रूट खाना है तो वहीं से मंगवा लें। लाहौर की बात मैं वजाहत अगर आपको बताऊं तो आपने जो अभी मुस्कुराते हुए ये बात की है कि स्टेटस सिंबल बन चुका है, ये हकीकत पर मबनी है। अभी जिस दुकान पर हम खड़े हैं ये लाहौर की बहुत ही कदीमी दुकान है और यहाँ पर 3 से 4 सरकारी गाड़ियों में लोग जो है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमें ये कहकर मना कर दिया कि हम सरकारी मुलाजिम और अच्छे खासे वो अफसर थे। और वही उसकी वजह ये है शिराज, उसकी वजह उसकी ये है कि हो सकता है कोई शख्स चलगोजा खरीदे, उसको नैब पड़ जाए कि इन हालात के अंदर आप चलगोजा कैसे खरीद रहे हैं। वजाहत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब ऐसे ही हालात आने वाले हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे 12,000 रुपये का किलो जो है वो लाहौर में चलगोजा है और इस वक्त काजू जो है वो 4,000 रुपये का किलो है। हम जो दुकानदार हैं हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। हम ये बात करेंगे कि वो बात शायद नहीं करना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम बात क्या करें कि हमारे पास तो गाहक आ ही नहीं रहा। और यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। मैं बड़ी एक अजीब सी बात आपको बताने लगा हूँ, जो इस मार्केट में 7 साल से सिक्योरिटी की ड्यूटी जो है वो अंजाम दे रहा है और उसने ये कहा कि मुझे कैमरे के सामने ना लेकर आए, लेकिन 4 साल से इस मार्केट में ड्यूटी करने के बावजूद मैं चलगोजा नहीं खा सका। हमारे साथ एक और भी शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं आप कितनी देर से इस मार्केट में काम कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल से।
20 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या आजकल देख रहे हैं क्या कोई सफेद पोश आदमी जो है वो चलगोजा या काजू बादाम पिस्ता खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकता जी, क्योंकि चनगोज़ा का रेट जो है वो 12,000 रुपये पर केजी है। इसके अलावा कोई ऐसा ड्राई फ्रूट नहीं है जो कि सस्ता हो, जो गरीब आदमी खा सके। तो सैलरियाँ भी आपको पता है आजकल घर के खर्चे ही नहीं चल रहे। आपने खुद कितनी देर हुई है चलगोजा खाया? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल पहले खाया था? बिल्कुल इसी तरह। कोई थोड़े के फटके खा लो यार, क्या आपको खाने नहीं देते? सर महंगे बहुत है, क्यों उससे ऐसे हाथ मारने देता है किसी को? किसी कहता है वो चीज़ को हाथ मार ले। नहीं, अगर आप उनको कहें जी 100 रुपए का चलगोजा दे दे तो वो क्या कहेंगे आपको? 2 दाने आएंगे। 100 रुपए के 2 चिराग, दाने ये आएंगे। थोड़े नहीं, आप वो भी- मुझसे पूछ रहे हैं, आप ये कई लोगों बताएं से बात करने की आपने कोशिश लास्ट टाइम की। कब खाया था? मैंने अभी यहाँ से ही उनको 2 से 3 दाने खाए और 200 रुपए मैंने दिए उनको। वजाहत अगर आप कहें तो 300-400 उन्होंने रुपए के 200 रुपए आपके की लिए आपसे- फिजा के लिए मैं 5-6 दाने ला सकता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया सर, ये 5-6 दानों से क्या उसमें भी बनेगा? आपका 1000 का नोट चला जाएगा और अगर वो आप 5-6 दाने आपका भी 1000 रुपया खा जाएंगे। अच्छा, हालात यहाँ तक हो चुके हैं। वजाहत यहाँ एक बड़ी अहम बात है कि यहाँ पे मोस्टली जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि अब ऐसे लग रहा है कि ड्राई फ्रूट डॉक्टर लिख के देगा प्रिस्क्रिप्शन पे, कि प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा होगा कि इसको, ये मरीज जो है इसको जरूर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खिलाएं, नहीं शायद नहीं, ये जो ठीक हो जाए। हालात चल रहे हैं ना, आप तो क्राइम की भी रिपोर्टिंग करते हैं। मुझे लगता है कि आइंदा अल्लाह ना करे लेकिन आगे आने वाली चोरियां सर्दियों में इन्हीं चीजों की होंगी, पैसों वगैरह की, ज्वेल्स की नहीं और होंगी। सियासतदानों के घरों से ना पैसे की बजाय ड्राई फ्रूट्स बरामद हुआ करेंगे। ओए वजाहत होए। बड़ी अहम बात है कि यहाँ हार रोड पे हमारे साथ एक मार्केट है, जब वहाँ पे अगर कोई मोबाइल महंगा बेचने आए तो पुलिस वालों ने उनको ये बताया हुआ कि आप हमें इन्फॉर्म करें। अब मुझे लग रहा है कि चलगोजे की तमाम दुकानों पर भी जो पुलिस के नंबर होंगे, जो चलगोजा खरीदने आएगा जो सफेद पोश, उसका भी पुलिस को बताया जाएगा कि ये 12,000 रुपए का किलो खरीद रहा है। अच्छा, वैसे इसको चेक शराज, करिए, अगर डाकू कोई है, चोर गरीब है। बंदा कुछ लेना चाहता है तो क्या ऐसा ड्राई फ्रूट है जो वो अफोर्ड कर सकता है? मूंगफली बची फिर? किरण, आप बताइए, शराज से देयर इज सम डिस्टॉर्शन, लेकिन किरण, क्या चीज कोई गरीब बंदा अफोर्ड कर सकेगा अगर उसके बच्चे अगर सबसे कुछ खाना इकोनॉमिकल चाहते ड्राई हैं? फ्रूट कौन सा है इस दुकान में जहाँ पर आप मौजूद हैं? फिजा, मैं आपको बताऊं, जहाँ पे मैंने जैसे आपको रेट्स बताए भी हैं, अगर 12,000 का चलगोजा वहाँ पे मिल रहा है तो जैसे यहाँ पे 14, लेकिन सबसे इकॉनमिक जो एक आम आदमी खरीद वो या तो मूंगफली है जो 800 रुपये में है, या फिर अखरोट है, अखरोट भी 800 रुपये में है फरोख्त हो रहे हैं, या फिर आप ये देख सकते हैं ये शहतूत है, ये भी सर्दियों में एक अहम सौगात समझ जाती है, ये भी 800 रुपये में फरोख्त हो रहा है। तो ये एक 3 चीज़ें मुझे लगी हैं कि, लेकिन और तो कि एक आम आदमी के जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है जो कि 1,000 रुपये कमाता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों के ऊपर नहीं लगाएगा, लेकिन ये है कि किलो ना लेके जाए, थोड़ा सा पाव ले जाएगा ताकि उसके बच्चे जो हैं वो उसको अच्छा, वैसे आई एंजॉय एम कर सकते अमेज्ड हैं, कि क्योंकि सर्दियों में तो मूंगफली हर भी कोई आपको चाहता है। 800 रुपए किलो में मिलेगी। मतलब आप ये लास्ट ईयर तक तो बिल्कुल। इसके रेट ये इस तो तरह अभी से थे इनिशियल नहीं। शुरुआत है, जैसे जैसे फिजा डिफरेंट जगहों से जैसे कि आती है मूंगफली, तो उसके अकॉर्डिंगली रेट्स भी डिफरेंट होते हैं। ये तो इनिशियल अभी जो यहाँ पर मौजूद है उसके मुताबिक मैंने बताया, लेकिन सर्दियों में क्योंकि यहाँ पे रेट्स मुख्तलिफ हो जाते हैं, डिमांड ज़्यादा हो मुख्तलिफ जाती मंडियों है से ना? जो वो आती है मुख्तलिफ इलाकों से, तो उसके मुताबिक जी उसके मुताबिक फिर जो है फरोख्त होना शुरू हो जाती नहीं, है। ड्राई फ्रूट्स खाने से पिंपल्स निकल आते हैं, लड़कियां तो ना ही दिल को खाएं। तसल्ली देना, दिल को दिल को तसल्ली के लिए तसल्ली बड़ा देना। जरूरी है, हमारी स्किन ब्यूटी के लिए बहुत जरूरी है। एट दी एंड इवेंचुअली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बहला के ही अपने आप को सर्वाइवल अच्छा, करना ये पड़ेगा। सर्दियों की रिवायत थी जो अब दम तोड़ती जा रही है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि अब लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता था गेट टुगेदर का एक बहाना है, सब लोग इकट्ठे बैठ के मूंगफली खा रहे हैं, चलगोजे खा रहे हैं, बादाम खा रहे लेकिन हैं। अब तो मूंगफली पे ही मेरा ख्याल है सबको गुजारा करना शराज, पड़ेगा। आपको आवाज आ रही है? शराज को शायद आवाज नहीं आ रही है। चले ठीक जी है, जी, बिल्कुल आ शराज रही है, को आवाज आ रही है मुझे। आवाज ठीक आ है। शराज, अगर आपको आवाज आ रही है तो लास्टली अब ये भी बता दीजिएगा कि ये जो फ्यूल की कीमतें अभी चंद रोज पहले कम हुई हैं, उनका असर ड्राई फ्रूट्स पर पड़ा है? कुछ कीमतें कम हुई हैं या कीमतें इनकी वैसी ही हैं? बिल्कुल भी नहीं है जी, बल्कि जिस तरह दुकानदारों ने हमें बताया और वो कैमरे के सामने नहीं कहना चाहते, उनका ये कहना है कि हमारे खिलाफ जो है वो बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं जैसे जैसे सर्दी का मौसम आएगा। ये जो आज का रेट है, जिस तरह 12,000 रुपये किलो आज जो है वो चलगोजा बिक रहा है, यहाँ पे 1,500 रुपये की किलो मूंगफली जा रही है, 3,500 रुपये किलो काजू है, इसी तरह पिस्ता जो है उसको हाथ लगाएं तो करंट पड़ता है।
तो ये जैसे जैसे सर्दी आएगी ये रेट और भी बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आज सुबह हमने देखा है कि सिर्फ जिस तरह दुकानदारों ने भी बताया कि MNA MPA मशीर वज़ीर ये लोग हैं जो टेलीफोन पर मंगवाते हैं, बाकी जो 80% हमारी आवाम है वो बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट के नाम से जो है वो वाकिफ़ ही नहीं है। और ड्राई फ्रूट में कई ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पर अगर कई लोगों से पूछा गया है तो उनको पता ही नहीं था कि ये ड्राई फ्रूट भी होता है। तो ये सिर्फ महंगाई की वजह ही है कि इतना महंगा जो ड्राई फ्रूट है। जिस तरह यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका भी यही कहना है कि हम 7 साल से सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन हमने चलगोजा नहीं खाया, चलगोजा जो नहीं खाया। 12,000 रुपए का किलो है। ये और इसी बाकी तरह है भी ना, ये चीज़ें- रिवायत दम तोड़ेगी, बच्चों को पता ही नहीं होगा। शराज जो हालात चल रहे हैं आप बस इनसे दुआएं लेकर आ जाएं और बाकी कुछ नहीं मिल सकता यहाँ पर। बहुत इन शुक्रिया। हालात में तो वैसे ही और डाले पड़े हुए शराज हैं आप लोगों दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन इंतहाई अफसोस सद अफसोस के क्या इस मतलब कि ये एक सौगात है जिसको इस मुल्क के अंदर आम होना चाहिए है। ये उनके लिए इतनी एक्सपेंसिव होनी चाहिए है कि अगर हमें इसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़े, लेकिन इस अच्छा, कौम to be very की मुल्क की honest, सौगात अब वो होने के हालात बावजूद हैं, ये My ड्राई God। फ्रूट्स तो फिर हम उनको लग्जरी आइटम्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। इस वक्त तो एक जो आम आदमी है या मुतवसत तबके का आदमी है वो तो ब्रेड एंड बटर के लाले उसको पड़े हुए हैं। सब्जी नहीं आप अफोर्ड कर सकते। आप सब्जियों के रेट देख लें तो आपको समझ आ जाता है। आप गोश्त एक और वो आप भी chicken एक भी आपको एग्रीकल्चर कंट्री में, एग्रीकल्चरल कंट्री में ये हाल है। खैर नाज़रीन अब आगे बढ़ते हैं। सिंध में अच्छी खबर ये है, अच्छी खबर तो नहीं है बट फिर भी बेहतर ये है कि कम उम्र की जो शादियां हैं उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अच्छा, ये जो हमारे अच्छा, दूर दराज के इलाके अच्छी हैं, खबर क्या, अभी कल ही सिंध के अंदर 30 साल के लड़के की 12 साल के लड़की के साथ निकाह पढ़वा दिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों आखिर इन बैकवर्ड एरियाज में, ये सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इस किस्म की रिवायत क्यों मिलती है। ये देख रहे हैं आप, फुटेज देख रहे हैं, इसमें ये 30 साल का लड़का है और ये 12 साल की बच्ची है, ये छोटी बच्ची, उसकी ये शादी करवा दी गई है। आखिर हुकूमतें नाकाम क्यों हैं इस किस्म का ये रिवायतें, ये फरसूदा रसूमात। अच्छा, दूसरी फिर आप चीज़, इस्लाम को हुकूमतों को तो कहते छोड़ें फिजा, हुकूमतों को आप छोड़ें, माँ बाप इतने संगदिल हो चुके हैं, वो सौदा करते हैं, वो सौदा बाकायदा करते हैं। सौदा फरोशी होती है, जैसे मंडियाँ लगती हैं। ये भी एक मंडी है। आप अपनी बेटी को, एक ऐसे शख्स को जो उसके बाप की उम्र का है, आप उसके साथ उसको ब्याह रहे हैं और वो बच्ची बेचारी जिसके, मेरा ख्याल है एक लड़की की सबसे ज़्यादा उसके जो ख्वाबों का अरमान यही होता है जो शादी हो उसकी मनपसंद शख्स अरे के 12 साथ साल हो। की बच्ची को लेकिन एक- शादी और अरमान का पता ही नहीं, क्या मैं होगा? छोटी बच्ची की बात कर रहा हूँ। वैसे तो लड़की का हक या लड़के को शरीयत ने हक दिया है, लेकिन एक वो बच्ची जिसकी अभी खेलने कूदने की उम्र है, जिसके अभी खिलौनों से खेलने की उम्र है, उस बच्ची को आप एक ऐसे बूढ़े शख्स के पास उसको शादी के लिए भेज देते हैं, उसको ब्याह देते हैं। इससे बड़ा मेरा ख्याल है I कोई think by जुल्म the नहीं हो ये सकता she है। is a 12 years old girl by the 12 age साल of की बच्ची है, by the age खेलने of कूदने की 13 उम्र and है। 13 and a half she is going to be a mother। अब ये देखें कि 12-13 साल की बच्ची अपना उसका बच्चा होगा, कैसे संभालेगी। अच्छा, ये अजीब संजती और बात पता है। नहीं क्या क्या फरसूदा रसूमात हैं, जहालत पर मबनी ऐसी ये रस्में हैं जिन्होंने कितने को तबाह किया है। कितनी ऐसी छोटी बच्चियां हैं जो इस वजह से तंग आकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया के बजाय इस उम्र के अंदर किसी एक ऐसे शख्स के, और फिर उनके ऊपर जो मजालिम होते हैं, जिस तरह की जाहिलाना रस्में यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके हवाले से एक इस्लामिक मुल्क के अंदर, जिस मुल्क का आइन इस्लामी है, ये मुल्क इस्लामी है, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है, तो वहाँ पर आके इस तरह का मामला होना और छोटी उम्र में बच्चियों की शादियाँ करना ये क्राइम है और पेरेंट्स को इसकी सज़ा देनी चाहिए जो ये करते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन कानून हो तो फिर ऐसा हो ना। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लीजिए, भारत से शिकस्त के बाद अभी हो ये रहा है कि शायद हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना वो डिप्रेशन में आ गए हैं। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सदमा दिल पे ले लिया है। पहले शाहीन आफरीदी हमारे बीमार हुए, डिप्रेशन में आए नहीं है, पूरी कौम को वो डिप्रेशन में ले गए हैं। फिर उसामा मीर जो है ना वो हमारे बीमार हो गए। ये जो हैदराबादी बिरयानी की इतनी तारीफ कर रहे थे ना और खा के खाबे, मुझे लगता है ये इस वजह से फूड पॉइजनिंग या मुझे लगता है नजर लग गई। ऐसी परफॉर्मेंस पे भी नजर लग गई, मुझे लगता है ऐसी परफॉर्मेंस पे भी नज़र लग गई है। अभी उसामा मीर और शाहीन आफरीदी जो हैं वो अभी बुखार से अभी उठे नहीं हैं कि अब अब्दुल्ला शफीक हमारे बीमार हो गए हैं, उनको फीवर हो गया। जो खिलाड़ी हमारा थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने लगता है, फौरन से पहले वो बेचारा बीमार हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है। पता नहीं क्या चल क्या रहेगा। इंडिया वालों ने भी जादू टूना तो नहीं किया हुआ हमारी टीम पे? माय गॉड, ये तो वैसे ही बहुत फेमस है इंडिया वाले ये सब करने पे, लेकिन खैर खुद भी तो हम एहतियात नहीं कर रहे ना, ऊपर से वेदर जैसा चेंज हो रहा है ना। आई थिंक ये एनवायरमेंट
एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी ऐसा हो रहा है, मौसम की जो तब्दीली है वो भी ऐसा, बदलते मौसम के साथ कहते हैं कि जब मौसम बदल रहा होता है ना तब वैसे ही एहतियात करनी चाहिए है। सीजनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और प्लस वेदर चेंज की वजह से अभी आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से भी बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे आम अमूमन तो आपको घरों में एहतियात करने की जरूरत है ना। हाँ, इसी पर लेकिन बात हमारे करेंगे। क्रिकेटर्स स्पोर्ट्स भूल गए हैं। एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, खुशामदीद कहते हैं आपको। सर ये बताइएगा, पहले ही हमारी बुरी हालत है शाहीन शाह के बाद, फिर जो हालत बॉलिंग में हुई हमारी, अब मजीद हमारे अब्दुल्ला शफीक भी बीमार हो गए हैं। हो क्या रहा है सर, क्या लग रहा है आपको आगे टीम हमारी कहाँ स्टैंड करेगी आइंदा आने वाले मैचेस में? देखिए, आप इंडिया कप की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप होता तो कुछ और चीज होती है। तो इंडिया कप था और ये लड़कों की जहाँ बीमारी है ये हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीजें हो जाती हैं, इसको ओवरलुक करना चाहिए। बेसिकली ये है कि आपके पास बैकअप भी होना चाहिए कि जो बीमार हो गया आपके पास है लड़के के नहीं। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दिल पे लगाने वाली बात नहीं है। जो सच्ची बात है, इंडिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया और बिल्कुल बहुत अच्छा खेले वो, लेकिन हम लग गए कि जी ये क्राउड्स ने ये क्या। भाई क्राउड्स आपके खिलाफ होता है जब भी जाओ, जब इंडिया यहाँ आता है तो हम भी इंडिया के खिलाफ होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और वो कहेंगे जय जय श्री राम एंड ऑल दैट, इन चीज़ों पे हमें नहीं जाना। जहाँ भी जो जाएगा होम टीम को परफॉर्मेंस पे जाएगा, मिलता है बिल्कुल। और बिल्कुल अच्छी बात की है, परफॉर्मेंस ही होती है, बाकी आपकी कंडीशंस देखो, आइडियल कंडीशंस मिलती नहीं है आपको। आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हो, वेदर इट इज ए बी और सी, आपने परफॉर्म करना है अपनी एबिलिटी के ऊपर। एबिलिटी के ऊपर परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाद में मेरी नजर के अंदर ये फ्लिमजी एक एक्सक्यूज होती है कि जी ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। ये जो मिकी आर्थर है, इसकी जो स्टेटमेंट है, आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड स्टेटमेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ओनली अ स्टेटमेंट। हमने खेलना है बैट और बॉल के साथ और अपने ओपोनेंट के साथ, हमने क्राउड के साथ नहीं खेलना। ना क्राउड हमें वो सराहेगा ना कुछ करेगा। तो ये बाबर ने 50 किया, किसने तालियां मारी? सो व्हाट, तालियां क्या मारनी है, आपने अपनी परफॉर्मेंस से खेलना है। तो हम अपनी परफॉर्मेंस से अच्छा नहीं खेले। और ये कहना कि जी ओवर ड्यू हो गए, सब ड्यू हो गए क्रिकेट के, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बड़े बड़े हॉस्टाइल क्राउड्स के आगे खेला हुआ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप उनको ले लोगे तो फिर क्रिकेट क्या खेलोगे तुम्हें तो खेलना है, क्रिकेट खेलनी है। आपको याद है डेनिस लिली जब बॉल करता होता था तो उसके ली किल 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 ये होता था। हमारा यहाँ से इमरान करता था, उसका भी यही हम करते थे। सो ये चीजें छोड़ दें आप एबिलिटी की जो फेलियर है उस पर बात करें कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि हमने अपने आप को अप्लाई नहीं किया। 152 की अगर आप 2 आउट है तो उसकी 7 विकेटें किस तरह निकल गई भाई। हर बंदा आता है मैंने चौका छक्का मारना है, और तुम 1s and 2s लो। 6 रन अगर तुम्हें सिंगल्स में मिलते हैं, यू डन अ जॉब। चौका मिल गया, छक्का मिल गया, वो बोनस हो जाता है, उस पे आप गए नहीं। आप देखिए हमारे रिजवान 50 नहीं कर सके। मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि रिजवान, मुझे लगता है ये बाय चॉइस था सब कुछ जो उस दिन हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इतना हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल और ये सब, ये बाय चॉइस किया गया है कि हम लोगों ने फोकस नहीं किया, हमने सिर्फ अपने औसान खता करके रखे हैं पूरे मैच में। ये मैं ये नहीं कहूँगा बॉय चॉइस, बाय चॉइस मैं ये जरूर कहूँगा इन्होंने अपने आप को मेंटली अप्लाई नहीं किया। देखो इंडिया इज अ वेरी सुपीरियर टीम, इसमें कोई शक नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड इज अ वेरी सुपीरियर टीम। अफगानिस्तान ने उसको हराया कि नहीं हराया, तो मुझे बताओ। आप देखो एबिलिटी को देख दो, आयरलैंड ने हमें हराया हुआ है, अब नेदरलैंड्स ने किस किस को नहीं हराया हुआ है, श्रीलंका ने किस किस को नहीं हराया हुआ है। तो ये चलता है सारा कुछ, लेकिन अगर आप हारते हो कुछ तरीके से तो हारो यार। आपकी बॉलिंग तो हारे ना आप। तो सर व्हाट यू थिंक, अब आपको लगता है कि अपनी इन गलतियों से कोई हम लर्न कर पाएंगे, कोई सीखेंगे? ये अच्छा सवाल किया। देखें अब सवाल उठता है कि क्या आप इनकी टेक्निक्स चेंज कराओगे, इनका आप पूछना चेंज कराओ, लेट देम गिव देम ऑल द बेनिफिट, ऑल द सपोर्ट जो उनको पीछे चाहिए, और इनको बोलो भाई क्रिकेट खेलो, अगलों के नाम शाम मत खेलो, तुम क्रिकेट खेलो जाके और खुल के खेलो एंड एंजॉय। तुम एंजॉय करोगे तो तुम परफॉर्म भी करोगे। अगर तुम अपने आप पे एवं प्रेशर डाल दोगे
एग्जैक्टली प्रेशर जब इतना ज़्यादा होगा तो इससे माइंड जो है ना वो बड़ा हो जाता है। पीजे सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी जो सूरत हाल है इस वक्त, कुछ चेंजेस डू यू थिंक के करने चाहिए हैं, कुछ लोगों को मौका देना चाहिए? और प्लस आई डोंट थिंक कि हमारी पूरी जो 11 प्लेयर्स राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, बट असल चीज़ ये है कि जो कुछ होना था वो हो चुका। अब आगे आपको देखना होगा, हार गए हम भूल जाएं इस चीज़ को। हमारी टीम को चाहिए कि खुद को मोटिवेट करें बजाय मायूस होने के। अभी आगे बेशुमार मैचेस हैं। ये आप जैसे लोग जब बार बार जब इंडिया से हार की बात करेंगे ना तो फिर कैसे भूलेंगे वो बेचारे। नहीं, हार पीजे सर बहुत शुक्रिया कहते हैं कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। तो अगर आप अपनी हार से कुछ सीख लें तो आप लूज नहीं करते हैं, आप गेन ही करते हैं। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और व्यूअर्स, आप समझ गए होंगे जो अब हमारा सेगमेंट जा रहा है। और ये जो पैरट बड़ा खूबसूरत सा मिकाऊ तोता, मिकाऊ ये ना, ये मिकाऊ ये जो है, ये आप समझ रहे होंगे शायद असली हालत में है या ज़िंदा है, बट ये ज़िंदा नहीं है। आपको पता है कि जो जानवर होते हैं जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लोगों ने घरों में पेट्स पाले होते हैं, अच्छा वो जब मर जाते हैं तो उनकी यादों को ज़िंदा रखने के लिए लोग हनूत करवा लेते हैं। Exactly. तो हनूत ऐसा नेचुरल चीज़ है। अब ये देखें कि ये पैरट ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल असली हालत में, अगर ये मूवमेंट करे बस तो इसमें लगे जान ऐसे नहीं जैसे है। इसमें जान है। हाँ, तो वो जो ऐसे जो जानवर हैं, जानदार हैं, किसी के पास बर्ड्स हैं, कोई पेट है, तो पूरी दुनिया में ही ना ये हनूतकारी का सिलसिला जो है ना वो बड़ा आम है। और वो अपने पेट्स को इस तरह से हनूत करवा लेते हैं एक मेमोरी के तौर पर। और तकरीबन जो ये आप देख रहे हैं, I mean, अब ये फुटेज में भी देखें कि सिर्फ ये पेट्स ही नहीं है, मगरमच्छ, बड़े बड़े शेर, लाइन जैसे एनिमल्स जो हैं उनकी भी हनूतकारी होती है। और मरने वाले जानवरों को ये नई जिंदगी देने का एक फन है। और सिंध में आपको पता है कि स्पेशली एक इस किस्म का म्यूजियम तैयार किया गया है जिसमें जो है 350 किस्म के परिंदे हैं, 102 रेंगने वाले, जबकि 80 जो जानवर हैं मुख्तलिफ इकसाम के, उनको हनूत किया गया है, जहां लोग आते हैं, उनको देखते हैं और दे कुड बी अमेज्ड। मतलब आपको पता है कि जैसे जैसे ऐसे जानवर हैं, परिंदे हैं या जो भी जानदार हैं, उनकी जो किस्में हैं वो नापैद होती जा रही हैं। बिल्कुल, और उनको हनूत करके बाकी रखा जाता है। और ये सिलसिला है क्या? हाँ, इसी पर बात करने के लिए जहांगीर खान जदून जो कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और ये सिलसिला ये किस तरह से शुरू हुआ? क्या हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि ये हनूतकारी की कैसे जाती है? हाँ, ये होती कैसे है? बेसिकली ये सिलसिला शुरू हुआ है मेरे दादा जान से। ओके। क्योंकि मेरे नाना जो थे वो जू के पहले एम्प्लॉय थे जो रिटायर हुए थे। दूसरे एम्प्लॉय मेरे दादा थे जो रिटायर हुए थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लाहौर जू बनाया था। अच्छा। तो एक तो जानवरों से शुरू से लगाओ, उसके बाद जू का एक जानवर मर गया था, बारहसिंगा, ये 1918 की बात है। तो मेरे दादा ने उसको आम तौर पे उसको स्टाफ किया क्योंकि सिंग बहुत बड़े थे। तो जो जानवर मर जाता था, जो उनको अच्छा लगता था, वो उसको आम तौर पे उसको हनूत कर लेते थे। फिर 43 में उन्होंने ये काम मेरे ताए को सिखाया। अच्छा। तो मेरे ताए ने 65 में काम मेरे वालिद साहब को सिखाया, जिन्होंने बाकायदा बिज़नेस के तौर पे ये काम स्टार्ट किया। 73 में उन्होंने वाइल्ड लाइफ से इसका बाकायदा लाइसेंस लिया। मतलब नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता आ रहा है। वाह। और 87 में मेरे बड़े भाई ने काम स्टार्ट किया, दूसरे भाई ने 92 में स्टार्ट किया, मैंने 2005 से स्टार्ट किया। वाह। और एक शौक़ भी था जानवरों के साथ, और बचपन से देखता आ रहा था और ब्लड में भी था। तो उस हिसाब से मेरा भी एक था, एक जानवर या परिंदा मर जाए तो उसको ज़ाया करने से बेहतर है उसको हनूत करके म्यूज़ियम में या स्टडी पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में रखा जाए। डेकोरेशन पीस घर में आप रख सकते हैं? बिल्कुल, घर में भी रख सकते हैं। किसी का पालतू मर जाता है वो हनूत भी करवाता है। और ये एक बेहतरीन चीज़ भी है। देखें जी, एक चीज़ ज़ाया हो रही है, वो किसी स्टडी का पर्पस क्यों ना बने। अब कुछ लोग हम फील्ड में नहीं जा सकते, जैसे आजकल के हालात, हमारे जंगल भी ख़त्म होते जा रहे हैं, जिससे हमारी ये जितनी भी नस्लें ज़्यादातर चरिंद परिंद की ख़त्म होती जा रही हैं। जंगल है नहीं, तो कोशिश तो यही है कि पहले जंगल बचाएं और ज़िंदा वाइल्ड लाइफ को बचाएं। अगर कोई चीज़ मर गई तो उसकी यही उसको हनूत करके उसको म्यूज़ियम में रखा जाए। इसका यह है कि जो जानवर या परिंदा मर जाए, सबसे पहले उसकी कंडीशन देखनी होती है कि उसको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। अगर कोई ख़तरनाक डिजीज़ है तो उसको ज़ाया कर दिया जाएगा। और अगर नहीं है तो उसके ना इसकी खाल उतारी जाती पेट को टक करके,
इसके सारे औजान अंदर से निकाल लिए जाते हैं। इसका अच्छा, गोश्त निकाल लिए जाते हैं। निकाल अब इनके ये लिए। निकले हुए हैं अंदर हाँ से। जी, इसका गोश्त सारा निकल गया, यहाँ तक कि ब्रेन और आइज भी। ओके उसके बाद इसका एक फ्रेम बनाया जाता है, काटन की भी फिलिंग होती है, फोम की भी होती है और फाइबर की भी होती है। ओके इसमें आंखें आर्टिफिशियल डलती हैं और अच्छा, अगर वैसे कहीं से भी लग ऐसे नहीं रहा कि इसके अंदर से चीजें निकाली मुझे गई तो हैं ऐसा और लग रहा है मुझे ही दूसरी घूर चीजें रहा है। लगाई गई हैं। बिल्कुल। वो आपके घूर रहा है, उसकी फेस आपकी तरफ ही। माय गॉड, दैट इज सो अमेजिंग। मतलब किस तरह तो ये से, अच्छा ये chemicals- केमिकल्स क्या किस ये तरह डिफरेंट केमिकल होते हैं जो स्किन को सुखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई गोश्त अगर रह जाए उसके कीड़े मारने के लिए उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक परिंदे पे कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं पूरा ड्राई होने के लिए। और लागत कितनी आती है? और चीज़ और कंडीशन पे डिपेंड करता है वो, यानी कम से कम छोटा परिंदा है तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, 2000 से उसकी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। राइट, ठीक है। और जितना बड़ा होता जाएगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उस हिसाब से उसके मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी। ओके, अब जैसे शुतुरमुर्ग है वो सबसे बड़ा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि उसका मटेरियल बहुत ज़्यादा है। हाँ उसके पाँव को संभालना उस हिसाब से मटेरियल ज़्यादा लगता है। अच्छा, ये चीज़ भी है ना Wow. फिजा कि अब देखें कि जिनका कोई पेट तो वैसे आपके फैमिली मेंबर की तरह होते हैं, जिन्होंने घरों में ऐसे पेट्स रखे होते हैं, कोई कैट रखी होती है या कुत्ता रखा होता है, बिल्ली, जो भी आपकी चीज़ें ये या यादगार जो भी आपके कबूतर, पास तोते वगैरह जो भी पैरट्स वगैरह रखे होते हैं, तो हनूद से एक आपकी ना वो यादें भी वो जिंदा सी रहती हैं। आप एक जानवर उस हालत में जनरेशन को मौजूद आगे है, आप बता उनको सकते बताते हैं हैं। हाँ कि ये हमारे पास था। ये बड़ा वो एक है, लेकिन ये सारे फुटेज में आप देख रहे हैं इस तरह से इनको बेसिकली करके हनूद, रखा मुझे तो जाए। लगता है कि आपकी मेमोरीज को एक हील करने का एक तरीका होता है। अच्छा जदून साहब, ये बताइएगा कि हर जानवर की हनूदकारी हो जाती है या कुछ ऐसे जानवर हैं, अब फर्ज करें बड़े बड़े जानवर जैसे हाथी है, ज़ेब्रा है, क्या इनकी भी हनूदकारी मुमकिन है या बस छोटे मोटे पेट्स इन्हीं की होती है? नहीं, हर जानवर की हो जाती है, बशर्त उसके लिए आपके पास मटेरियल हो और आप में वो लगन हो। बगैर लगन के वो काम नहीं हो सकता। मैंने अपनी लाइफ में ज़राफ़ा तक स्टफ़ किया, उसका हेड ज़ेब्रा भी किया हुआ है और बहुत से एक कैमल भी स्टफ़ किया था, बिल्कुल बहुत बड़ा कैमल था वो। से छोटा जो था वो एक माइस स्टफ़ किया था, किसी का पेट था वो। और एक दफ़ा तो एक मोहतरमा एक डोंकी भी ले आई थी, वो कहती मैंने पेट ये छोटा सा रखा था, इसको आपने करके देना है। और मुख्तलिफ यानी अच्छा ये मतलब अगर आप शेयर कर सके कौन सी कोई ऐसी बिग पर्सनालिटी भी कोई ऐसी है जिसका आपने पेट को स्टफ किया हो? बिल्कुल, बहुत से ऐसी हैं जो शौकीन अपने रखते हैं शौक के तौर पे, जिनको उनको ज़्यादा लगाओ, जैसे किसी के पास शेर हो गया या कोई अच्छा परिंदा जैसे मोर हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, जिन्होंने रखे होते हैं शौक के तौर पे, वो डेड हो जाए तो कोई पॉलिटिशियंस या कोई वो जिनका शौक है वो उस हिसाब से करवाते हैं, जिन्होंने अपने हिसाब से रखे होते हैं। अच्छा कोई ऐसा भी है जो जिसकी अक्सर माइस की आपने बात की तो एकदम से क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया कि चूहे इतना तंग करते हैं घरों के अंदर, किसी ने तंग आके इसको पकड़ा और उसके बाद कहा कि ये नस्ल तक याद रखेगा और इसको स्टफ करवाना है इबरत के तौर पे? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, जिसने भी रखा उसने एज अ पेट के तौर पे वो करवाना ठीक है। इबरत के तौर पे बस फिरौन की मम्मी हनूद हुई भी है, बाकी तो लोग शौकिया या अपनी मेमोरीज के लिए ही करते हैं। अच्छा जदून साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं और आपने कहा कि शौक के बगैर नहीं कुछ होता, अब इसको एज इज इट रिफाइंड फॉर्म में लेके आना, उसकी नेचुरल उसकी हालत में, जैसे ये लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे अपनी असल हालत में है, तो ये सारे अमल में खर्चा कितना आता है? फ़र्ज़ करें मैंने ये पेट आपसे हनूद करवाना है, तो वीवर जो अपने पेट्स को करवाना चाहते हैं तो इस पे क्या लागत आएगी? इसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर आ जाता है। अगर आपने सस्ता मटेरियल लगवाना है तो इसके ऊपर 3 से 4 हज़ार की लागत है। नहीं, सस्ते मटेरियल में क्या उसकी गर्दन नहीं होगी? होता है कि कुछ ऐसे मूव नहीं होती, वो केमिकल सस्ते होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी यानी थोड़ी देर तक चल जाए, और कुछ ड्यूरेशन मैटर करता है, कितने टाइम मैटर तक। अच्छा ये जो केमिकल्स की आप बात कर रहे हैं, ये कोई आई मीन जो इंसान ले रहा है, ये केमिकल्स अगर लगी हैं तो हमें तो मसला नहीं होगा? नहीं, कोई मसला नहीं होता। अगर सांस लेने में कोई एलर्जीज कुछ इस तरह कुछ से? भी नहीं होता। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं होता? वो जो सस्ते तरीन केमिकल होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं, वो हम लगाते नहीं है। राइट। हम कस्टमर क्लाइंट जो भी होता है उनको हम पहले कह देते हैं इनको अगर हाथ हम लगाएं तो फिर ये कोई जर्म्स वगैरह के लिहाज से किसी किसी कोई वो हार्मफुल नहीं है? कोई केमिकल वगैरह जम्स तो ऑटोमेटिकली होंगे? जब परिंदा या जानवर ड्राई हो गया है तो उसके बाद वो कोई साइड इफेक्ट नहीं देता। तो वो कितना देर तक प्रिजर्व रह सकता है कोई भी एक जो आप एक भी चीज़ आराम से 20 से 25 साल आराम से निकाल लेती है। वाओ, फिर उसके बाद भी उसे मेंटेन करके रखा जा सकता है? हर साल इसकी सफाई होती है। राइट। और हर बरसात के बाद, क्योंकि हमारे इधर नमी बहुत ज़्यादा आती है, हर बरसात के बाद जानवर या परिंदा जो हनूद शुदा है उसको 2 दिन तक लाजमी धूप लगाई जाती है
और उसकी नमी गायब की। उसके बाद कोई भी कीड़े मार स्प्रे, खास ज़्यादातर इनके लिए किंग टॉक्स या टाइफोन यूज़ होता है। और उसके बाद इनकी सफाई, डस्ट, क्योंकि इसका कीड़ा डस्ट से पैदा होता है। ओके। आपने 6 महीने बाद या 10 महीने बाद डस्ट इसके ऊपर से हटानी है। हाँ, कोई भी सही। बिल्कुल अच्छा, वही ठीक बात सर मैं आपसे दोबारा करूंगा कि एक जो नॉर्मल कोई पेट है उसकी अमाउंट कितनी होती है अगर कोई अपना जानवर हनूद करवाना चाहता है? कम से कम जो है 2000 से स्टार्ट है। 2000 से हाँ जी। स्टार्ट है? बिल्कुल। अब ये मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, ऑलरेडी ये एक्सप्लेन अच्छा, कि material पे मटेरियल पे depend डिपेंड करता है, करता है। फिर उसके बाद लाइफ टाइम, बट इट्स एन लेकिन अमेजिंग ये वर्क एंड इट कितनी प्लस इट्स एन आर्ट वर्क। ये एक आर्ट है कि आर्ट आप- वर्क। और दूसरा Exactly. मेरा ख्याल है कि आपकी यादों को हील करने के लिए, ताज़ा रखने के लिए हनूदकारी बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है कि आपका पेट जिंदा भी नहीं है लेकिन फिर भी आपकी आंखों के सामने है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इस वक्त ये है कि हमारे 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 2 करोड़ 80 लाख, तकरीबन 3 करोड़ हुए कि जो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्या वजह क्या है? गुर्बत। पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकारी स्कूलों की फ़ीस भी अब ज़्यादा है और अगर फ़ीस है तो आप बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर यूनिफॉर्म इतनी है। बड़ी तादाद देखकर Exactly. अंदाजा लगाएं कि आप कैसे ये चाइल्ड expect लेबर कर है फिर। सकते हैं ये कि इतना ही आपका चाइल्ड लेबर फ्यूचर है। जो है पढ़ा लिखा होगा, हमारा मुस्तकबिल मुल्क का, जब हमारा 2 करोड़ 80 लाख बच्चा स्कूल्स में ही नहीं होगा। और ये कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ना तो वहाँ की सोना उगलती ज़मीन जो है उसके अंदर उसका किरदार होता है, ना तो वहाँ के मादनी वसाइल का मरकज़ी किरदार होता है। असल आपकी तरक्की डिपेंडेंट होती है आपके फ्यूचर पर। और अगर आपका फ्यूचर पढ़ा लिखा नहीं है, आपके बच्चे, अच्छा वजह क्या है कि आपकी पैसे नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है बस। अच्छा, ये तो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी और है। शफकत महमूद आपको पता है जब एजुकेशन मिनिस्टर थे पीटीआई के टाइम पर, उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि हर 4 में से 1 बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत एक अलार्मिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और फिर ये सब बच्चे चाइल्ड लेबर की तरफ जाते हैं, गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, चोरी चकारी की तरफ जाते हैं, एथिक्स नहीं होते इनको ज़माने के साथ चलने का, राइट एंड रॉन्ग का पता नहीं होता कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। ऐसे मासूम बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन इसके बाद आप देखें कि हमारा तालीमी बजट कितना होता है, ना होने के बराबर 1.7 और अब हर साल ये तादाद मल्टीप्लाई कर रही है, इजाफा हो रहा है। तो हमारी हुकूमतों की शायद प्रायोरिटीज़ में ये है ही नहीं, तालीम शामिल ही नहीं है। और आए रोज़ जो इन बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, अल्टीमेटली जो हुकूमतें हैं, हमारे हुक्मरान, ये इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, ये बुनियादी जो जिम्मेदारी है ना वो गवर्नमेंट की है, इस वजह से तो वो इलेक्ट होकर आती है। तालीम और सेहत ही मेन जिम्मेदारी की। अगर रियासत तालीम और सेहत की भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती है तो फिर ये जो इतने लाखों की तादाद में हम लोग हज़ारों की तादाद में टैक्सेस देते हैं तो उनका फ़ायदा क्या है? उनके घूमने फिरने के लिए होते हैं जो टैक्सेस के, वो अपनी अच्छी लाइफ, वल्लाह ये सेहत और तालीम तो उनका बिल्कुल भी जो है ना वो कोई मेन फोकस्ड है ही नहीं, किसी के मंशूर में वैसे होता भी नहीं है। आपसे नाजरीन अब कल मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।